Good morning to everyone. We are live right now. This is MM Saini. मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट जीके प्लस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री को अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ हिस्ट्री अर्थात इतिहास क्या है। इतिहास क्या है। दोस्तों, इतिहास को अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों, इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हिस्ट्री और इसको हिंदी भाषा में कहा जाता है इतिहास। हिंदी भाषा में कहा जाता है इतिहास और अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री वर्ड की बात करें तो दोस्तों, द वर्ड हिस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया अर्थात हिस्ट्री जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है हिस्टोरिया से। किस शब्द से डिराइव्ड हुआ है। तो दोस्तों, हमको ध्यान रखना है ये हिस्टोरिया शब्द से डिराइव हुआ है। और हिस्टोरिया वर्ड मीन्स द इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। अर्थात इसका सीधा सीधा जो तात्पर्य हुआ वो हुआ खोज या अनुसंधान से। खोज या क्या है, अनुसंधान। अर्थात ग्रीक शब्द जो हिस्टोरिया है, इसका तात्पर्य हुआ द इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इट मीन्स खोज या अनुसंधान। दोस्तों, अगर आगे हम बात करें इस वर्ड हिस्ट्री की, तो ये हिस्ट्री वर्ड की सर्वप्रथम उत्पत्ति जिस देश में हुई उस देश का नाम है ग्रीक। उस देश का नाम क्या है। उस देश का नाम है ग्रीक या इसको कहते हैं ग्रीस। इसको कहते हैं ग्रीस या दोस्तों इसको कहते हैं हम यूनान। अर्थात हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति जिस देश में मानी गई है उस देश का नाम क्या है, यूनान। और हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था, ही वॉज हेरोडोटस। वह कौन था, हेरोडोटस। अर्थात हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। और दोस्तों, यह इतिहास जो है, हिस्ट्री है, यह अध्ययन की एक शाखा है। अध्ययन की क्या है, अध्ययन की एक है शाखा। अध्ययन की एक क्या है, शाखा। और अध्ययन की एक शाखा हिस्ट्री है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कौन से देश में हुई, वो देश है यूनान। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, हेरोडोटस। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं इस हेरोडोटस को कहा जाता है विश्व इतिहास का जनक। विश्व इतिहास का कहा जाता है जनक या इसे कहते हैं विश्व इतिहास का पिता। कई परीक्षाओं में सीधा प्रश्न पूछा है विश्व इतिहास का जनक कौन है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर हुआ हेरोडोटस। या इसको कहें फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज हेरोडोटस। अर्थात विश्व इतिहास का जो जनक है वो कौन है, हेरोडोटस। ये हेरोडोटस हमारे भारत का नहीं, कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है ये निवासी था यूनान का। कहाँ का निवासी था, यूनान का। इस हेरोडोटस की आपको एक पुस्तक याद रखनी है, एक बुक याद रखनी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। जिसका नाम है हिस्टोरिका। अर्थात हेरोडोटस द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इस पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। सेकंड ग्रेड में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछा है कि हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, हेरोडोटस। अगर मैं इस बात करूं इस पुस्तक की, अगर इस बुक की मैं बात करूं, हिस्टोरिका अगर बुक की बात करूं, तो दोस्तों ये जो हिस्टोरिका बुक है इसमें इंडिया और पर्सिया अर्थात भारत व पर्सिया। और हम सब जानते हैं कि ईरान का ही प्राचीन नाम क्या है, पर्सिया। अर्थात भारत और पर्सिया के संबंधों के बारे में विशद जो हमें जानकारी मिलती है वो कौन सी पुस्तक से मिलती है,
हिस्टोरिका से। और इसी पुस्तक हिस्टोरिका से हमें जानकारी मिलती है, इसी पुस्तक हिस्टोरिका से हमें जानकारी मिलती है कि पर्सिया में, कहाँ पर, पर्सिया या ईरान में, पर्सिया या ईरान में एक डायनेस्टी चलती थी जिसको कहा जाता था हकामनी डायनेस्टीज, हकामनी डायनेस्टी या इसको कहते हैं हकामनी वंश। इसको हम क्या कहते हैं, हकामनी वंश। इसी ईरान में एक वंश चलता था जिसका नाम है हकामनी वंश, और इसी हकामनी वंश में एक रूलर हुआ करता था, ही वॉज डायरस, अर्थात हकामनी वंश में ही एक रूलर हुआ करता था, ही वॉज डेरियस। वह कौन था, ही वॉज डेरियस, अर्थात उस रूलर का नाम था डेरियस। और इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि इस डेरियस का 20वां प्रोविनेंस या 20वां जो प्रांत हुआ करता था वह हुआ करता था सिंधु नदी के पार वाला हिस्सा। अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भारत में प्रथम फॉरेन इन्वेजन किया गया था वो ईरानियों द्वारा किया गया था। और यही कारण है कि ईरानियों का जो रूलर हुआ करता था डेरियस, इसका भी भारत पर अधिकार रहा। अर्थात सिंधु नदी के जो एक पार देश था उस देश को 20वां प्रांत किसका था, डेरियस का। इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हिस्टोरिका पुस्तक से मिलती है। और इस हिस्टोरिका पुस्तक से ही हमें जानकारी मिलती है कि ये जो 20वां प्रांत था, उस समय एक मुद्रा चलती थी टोलेंट। कौन सी मुद्रा, टोलेंट स्वर्ण कण मुद्रा चलती थी। और इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि टोलेंट स्वर्ण कण अर्थात 360 कितने, 360 टोलेंट स्वर्ण कण टैक्स के रूप में, किसके रूप में, टैक्स के रूप में किसको देते थे, डेरियस को देते थे। अर्थात ये सारी की सारी जो जानकारी हमें मिलती है वो कौन सी पुस्तक से मिलती है, हिस्टोरिका पुस्तक से मिलती है। और दोस्तों अगर इस हेरोडोटस की बात करें तो इस हेरोडोटस का आपको याद रखना है आगमन। आरएस में पूछा गया प्रश्न है आगमन। इसका जो आगमन हुआ था वो हुआ था 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी बीसी में, अर्थात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भ्रमण करने के लिए हेरोडोटस कहाँ आया था, भारत। अर्थात 5वीं शताब्दी में जो हेरोडोटस भ्रमण करने के लिए आया था वो कहाँ आया था, भारत में। ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हिस्टोरिका से। तो दोस्तों एक बार पुनः रिवीजन की दृष्टि से हम देखें तो देखो इतिहास को अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री। द वर्ड हिस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका। हिस्टोरिका मीन्स द इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। इट मीन्स खोज या अनुसंधान। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यूनान देश में, जिस व्यक्ति द्वारा किया गया था ही वॉज हेरोडोटस। और इस हेरोडोटस को ही विश्व इतिहास का कहा जाता है जनक, या इसे कहा जाता है पिता, इसे कहा जाता है फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और ये हमारे भारत का नहीं, कहाँ का निवासी है, तो आपको ध्यान रखना है यूनान का। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका पुस्तक में इंडिया और पर्सिया अर्थात ईरान का ही प्राचीन नाम हुआ करता था पर्सिया, इसके संबंधों के बारे में हमें विशद जानकारी जिस पुस्तक से मिलती है, किससे मिलती है, हिस्टोरिका से। और इसका भारत आगमन आपको याद रखना है 5th सेंचुरी बीसी में, यानी 5वीं शताब्दी में भारत भ्रमण करने के लिए कौन आए थे, हेरोडोटस। और इसी हेरोडोटस ने इतिहास विषय में जो चिंतन करने की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी, हेरोडोटस द्वारा। और दोस्तों इसी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि पर्सिया यानी ईरान, इसी में एक डायनेस्टी चलती थी जिसको हकामनी डायनेस्टीज कहते हैं, हकामनी वंश कहते हैं। इसी हकामनी वंश में एक रूलर रूल किया करता था, ही वॉज डेरियस। और इसी डेरियस का 20वां प्रोविनेंस या 20वां प्रांत हुआ करता था जो सिंधु नदी के पार हुआ करता था। और यही सिंधु नदी के पार वाला प्रांत ही इनको 360 टॉलेंट स्वर्ण मुद्राएं, 360 टॉलेंट स्वर्ण कण किसके रूप में देता था दोस्तों, टैक्स के रूप में। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इतिहास की, कि इतिहास में होते हैं फैक्ट्स। इतिहास में क्या होते हैं, फैक्ट्स। और दोस्तों इतिहास में जो फैक्ट्स होते हैं, इतिहासकारों ने उन फैक्ट्सों को 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है, इतिहास में जो फैक्ट्स होते हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में। एक भाग होता है जिसको कहा जाता है कठोर तथ्य,
या जिसको हम कहते हैं अनचेंजेबल फैक्ट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, अनचेंजेबल फैक्ट्स। और दूसरे प्रकार के तथ्य होते हैं जिनको कहा जाता है कोमल तथ्य। कैसा तथ्य? कोमल तथ्य। और इनको हम कहते हैं चेंजेबल। कैसे? चेंजेबल फैक्ट्स। अब देखो दोस्तों, ये चेंजेबल फैक्ट्स और अनचेंजेबल फैक्ट्स क्या होते हैं। देखो, चेंजेबल फैक्ट्स से तात्पर्य है कि इसमें जब इतिहासकार इतिहास को लिखता है तो इसमें इतिहासकार की रुचि को कोई स्थान नहीं होता। इतिहासकार की रुचि को कोई स्थान नहीं होता। किस प्रकार के फैक्ट्स में? अनचेंजेबल फैक्ट्स में। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन अर्थात तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। हम सब जानते हैं कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि जितने भी इतिहासकारों ने तराइन के युद्ध का वर्णन किया है, उन सारे के सारे इतिहासकारों ने हमें बताया है कि 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। ये फैक्ट्स ऐसे हैं दोस्तों जो कैसे हैं? अनचेंजेबल हैं। कैसे हैं? इनको बदला नहीं जा सकता, ना ही किसी इतिहासकारों ने इनको बदला है। लेकिन दूसरे प्रकार के तथ्य होते हैं जिनको कोमल तथ्य कहते हैं, इनको चेंजेबल फैक्ट्स कहते हैं। और ये चेंजेबल फैक्ट्स जो होते हैं, ये इतिहास का वाक्यात्मक वर्णन होता है। कैसा वर्णन होता है? वाक्यात्मक वर्णन होता है। इतिहास का यह वाक्यात्मक वर्णन होता है। और इसका मतलब यह है कि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें मोहम्मद गोरी की हुई विजय। मोहम्मद गोरी की क्या हुई? विजय हुई। और हम सब जानते हैं कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई? पराजय। लेकिन दोस्तों, चेंजेबल फैक्ट्स मींस इसमें इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके क्या करते हैं? पेश। कैसे? देखो दोस्तों, जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में, तो इस युद्ध में पराजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। और इस पराजय को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। कैसे? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम है चंद्रवरदायी। क्या नाम है? चंद्रवरदायी। इस चंद्रवरदायी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कई परीक्षा में पूछा गया है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। अब देखो, चंद्रवरदायी के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदायी ने इस तराइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़ाया गया था। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में क्या हुई? पराजय। लेकिन इसके ठीक एक वर्ष बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई? हार। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हुई और हार होने के बाद में इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बनाया बंदी। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या बनाया? मोहम्मद गोरी ने बनाया बंदी और बंदी बना करके इसको ले गया गजनी। कहाँ ले गया? गजनी। और गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। गजनी ले जाकर के इसकी आंखें फुड़वा दी। किसकी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? चंद्रवरदायी के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से मिलती है कि इसकी क्या फुड़वा दी? आंखें। और इस पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रवरदायी दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों आपस में बहुत अच्छे क्या थे? दोस्त। इस पुस्तक में हमें वर्णन मिलता है कि कुछ समय बाद इस चंद्रवरदायी को अपने दोस्त पृथ्वीराज चौहान तृतीय की याद सताने लगी और इसी याद के बहाने ये चंद्रवरदायी यहाँ से रवाना हुआ और रवाना होकर के ये पहुंचा कहां पर? गजनी।
और जाकर के गजनी में रहता कौन है? मोहम्मद गोरी। और इसी ने ही बंदी बना रखा है किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। जब इसको बंदी बना रखा है तो चंद्रबरदाई ने इस मोहम्मद गोरी से कहा था कि तुमने जिस व्यक्ति को बंदी बना रखा है उसको एक शब्द भेदी बाण चलाना आता है। कौन सा बाण? शब्द भेदी बाण चलाना आता है। और इसी के कहने पर, चंद्रबरदाई के कहने पर एक दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें सिंहासन पर मोहम्मद गोरी बैठ गया और सामने बुलाया गया किसको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आंखें फुड़वा दी, लेकिन वह आवाज से ही चंद्रबरदाई को पहचान गया और उसने कहा था कि यार दोस्त, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। तब चंद्रबरदाई ने इस पृथ्वीराज चौहान से कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। ऐसा कहते ही चंद्रबरदाई के कहने पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपना बाण चलाया और ये बाण जाकर के लगा मोहम्मद गोरी में और मोहम्मद गोरी की क्या हो गई? हत्या। इस ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती है? चंद्रबरदाई के ग्रंथ मिलती है पृथ्वीराज रासों से। तो ये तो तराइन के युद्ध का करता है इस प्रकार वर्णन की इसको मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या बनाया? बंदी। और बंदी बना करके कहां ले गया? गजनी। लेकिन दोस्तों एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिसका नाम है हसन निजामी। जिसका नाम क्या है? हसन निजामी। और इस हसन निजामी की एक प्रसिद्ध पुस्तक आपको याद रखनी है, एक प्रसिद्ध पुस्तक याद रखनी है जिसका नाम है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर। अब देखो सेकंड ग्रेड 2010 में संस्कृत वाले पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित ऐसा इतिहासकार है जिसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी के अधीनस्थ रह करके शासन किया। ही वॉज हसन निजामी। हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल माशिर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कई मिले सिक्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है या इस मुकाम पर पहुंचा है हसन निजामी। और इसने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखा है कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था, इस द्वितीय युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी की अधीनता पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने स्वीकार कर ली और अजमेर में आकर के क्या किया? शासन। लेकिन कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध षड्यंत्र किया और इस बात का खुलासा हो गया। इस बात का खुलासा होने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या करवा दी। किसने लिखा है? हसन निजामी ने। किसने लिखा है? हसन निजामी ने। अब देखो युद्ध एक है, परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। ये हसन निजामी, ये अगर इस हसन निजामी की बात करें, इसका नाम आ गया तो दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो हसन निजामी है ना, इस हसन निजामी के अगर जन्म की बात करें, अगर इसके बर्थ की बात करें तो इसका जन्म हुआ था निसापुर में। कौन से पुर में हुआ था? निसापुर में। और ये निसापुर कहाँ पर है? खुरासान में। और खुरासान कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। इस हसन निजामी का जन्म हुआ निसापुर और निसापुर कहाँ पर है? खुरासान में। और हमें इतिहासकारों ने बताया था यह बताया है कि हसन निजामी जब इस निसापुर में रहता था तो यहाँ पर मंगोलों का चलता था आतंक। मंगोलों का क्या चलता था? आतंक। और इस मंगोलों के आतंक से ही परेशान होकर के हसन निजामी को अपनी जन्मभूमि निसापुर को छोड़ना पड़ा और ये निसापुर छोड़ करके पहुंचा गजनी। निसापुर छोड़ करके कहाँ पहुंचा? गजनी। और गजनी से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए दोस्तों यह पहुंचा दिल्ली। यह कहाँ पहुंचा? दिल्ली। और दिल्ली पहुंच करके एक व्यक्ति है जिसका नाम है काजी सफुरमल। जिसका नाम है काजी सफुरमल की सेवा में आ गया। कौन? हसन निजामी। देखो हसन निजामी निवासी कहाँ का है? निसापुर का। लेकिन निसापुर में मंगोलों के विद्रोह से परेशान होकर के निसापुर से पहुंचा गजनी और गजनी से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए कहाँ पहुंचा? दिल्ली। और दिल्ली में आकर के काजी सफुरमल की सेवा में उपस्थित कौन हुआ? हसन निजामी। कहते हैं दोस्तों ये हसन निजामी एक उच्च कोटि का विद्वान था। उच्च कोटि का क्या था? उच्च कोटि का विद्वान था, या मैं कहूँ उच्च कोटि का स्कॉलर था और पोएट था। एक कवि था और एक स्कॉलर था। कौन? हसन निजामी। जब हसन निजामी के इस टैलेंट को इसके दोस्तों को पता चला तो इसके दोस्तों ने इस हसन निजामी को एडवाइस दी। क्या दी? एडवाइस। इसको एडवाइस दी, इसको सलाह दी कि यार क्यों ना तुम तत्कालीन जो सुल्तान हैं उनके इतिहास को लिखो। दोस्तों अपने दोस्तों की सलाह पर हसन निजामी ने इतिहास को लिखना आरंभ किया और आरंभ जिस पुस्तक से किया उस पुस्तक का नाम क्या है? ताज उल मासिर।
इस पुस्तक का लेखन आरंभ किया गया था 1205 ईस्वी में। 1205 ईस्वी में हसन निजामी ने अपने दोस्तों की सलाह पर ही ताज उल मासिर पुस्तक का लेखन आरंभ किया था 1205 ईस्वी में। और ये जिस भाषा में लिखी गई है, जिस लैंग्वेज में लिखी गई है, उस लैंग्वेज का नाम है तुर्की। अर्थात तुर्की भाषा में हसन निजामी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, ताज उल मासिर। और इसी ताज उल मासिर से हमें जानकारी मिलती है मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए दोनों तराइन का प्रथम बैटल और सेकंड बैटल, तराइन के पहले युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि मोहम्मद गोरी तराइन को युद्ध को जीतने के बाद में इसी का ही एक स्लेव हुआ करता था, इसी का ही एक दास हुआ करता था, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इस पुस्तक से हमें मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी मिलती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी मिलती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में ही जानकारी मिलती है किस पुस्तक से, ताज उल मासिर। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम चेंजेबल फैक्ट्स पर बात कर रहे थे कि इसमें इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। पहला कारण मैंने आपको बताया चंद्रवरदाई के अनुसार। दूसरा कारण दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर के साथ में। अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न दोनों ही परीक्षा में पूछे गए। एक बार तो ये पूछा गया था कि किस इतिहासकार के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर अजमेर में शासन किया, ही वॉज हसन निजामी। एक बार यह पूछा गया था कि किस पुस्तक के अनुसार मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अजमेर में शासन किया, तो उस पुस्तक का नाम क्या है, ताज उल मासिर। अर्थात सीधा सीधा आपको याद रखना है, हसन निजामी की पुस्तक का नाम क्या है, ताज उल मासिर। ये तो दोस्तों दूसरा कारण हुआ। अब देखो इस युद्ध के परिणाम का एक कारण और मैं आपको बता दूं। हम सब जानते हैं कि एक इतिहासकार हुए जिसका नाम है नयनचंद सूरी। क्या नाम है, नयनचंद सूरी। देखो नयनचंद सूरी, और इस नयनचंद सूरी ने एक ग्रंथ लिखा। नयनचंद सूरी ने क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हम्बीर महाकाव्य। जिसका नाम क्या है, हम्बीर का महाकाव्य। और इस हम्बीर महाकाव्य में तराइन के युद्धों का वर्णन है। नयनचंद सूरी अपने ग्रंथ हम्बीर महाकाव्य में लिखता है कि 1152 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, पराजय। और पराजय का इन्होंने कारण देते हुए लिखा है, नयनचंद सूरी ने अपने ग्रंथ हम्बीर महाकाव्य में लिखा है कि इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो अश्वापति हुआ करता था, कौन हुआ करता था, अश्वापति। इस अश्वापति को रिश्वत दे दी या लालच दे दिया किसने, मोहम्मद गोरी ने। और इसी लालच का परिणाम यह हुआ कि जब 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड बैटल लड़ा गया था या प्रारंभ होने वाला था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इसने एक घोड़ा दिया, एक क्या दिया, हॉर्स दिया, और उसका नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था, नाट्यरंभा। उस घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। उस घोड़े का नाम क्या था, नाट्यरंभा। और इस घोड़े की खास विशेषता थी कि ये युद्धभूमि में नाचता था। युद्धभूमि में क्या करता था, नाचता था। और इस पुस्तक के अनुसार इस अश्वापति ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को कौन सा घोड़ा दे दिया, नाट्यरंभा नाम का घोड़ा दे दिया। और जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय से नाट्यरंभा घोड़े को लेकर के रवाना हुए और युद्धभूमि में गए, तो दोस्तों ये जो हॉर्स था, ये जो घोड़ा था, ये नाचने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय युद्धभूमि में आगे ही नहीं बढ़ सका। और जब आगे नहीं बढ़ सका तो मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पकड़ करके क्या कर दी, हत्या। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है, नयनचंद सूरी के ग्रंथ हम्बीर महाकाव्य से मिलती है। दोस्तों इस सारे के सारे घटनाक्रम की जानकारी देने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य था कि ये जो कोमल तथ्य होते हैं, जो चेंजेबल फैक्ट्स होते हैं, इनको इतिहासकार अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके क्या करते हैं, पेश। और इसी बात से दोस्तों मुझे एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसका नाम है E.H. कार। क्या नाम है, E.H. कार। प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसका नाम है E.H. कार। और इस E.H. कार का एक मुझे कथन याद आता है। इस E.H. कार ने लिखा है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं। तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, बल्कि इतिहासकार
इन्हें बुलवाता है, इतिहासकार इन्हें बुलवाता है। ऐसा किसने लिखा है? इतिहासकार ने लिखा है। इतिहासकार ने तथ्य के बारे में लिखा है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते, बल्कि इनको कौन बुलवाता है? इतिहासकार। अर्थात तथ्यों का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। और तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक अनचेंजेबल फैक्ट्स और दूसरे होते हैं चेंजेबल फैक्ट्स। आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि इतिहास में दो प्रकार के तथ्य हैं, और दोनों प्रकार के तथ्यों को मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको डिफाइन कर दिया कि कठोर तथ्य कौन से होते हैं, अनचेंजेबल फैक्ट्स क्या होते हैं, और दूसरे कोमल तथ्य जिनको चेंजेबल फैक्ट्स कहते हैं, ये क्या होते हैं। अब दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं इतिहास को लेकर के। तो दोस्तों, इतिहास की अगर संकुचित परिभाषा की बात करें तो इतिहास को, किसको? इतिहास को इतिहासकारों ने कहा है कि घटनाओं का, किसका? घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। घटनाओं का कैसा अध्ययन? क्रमबद्ध अध्ययन। घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगर दोस्तों इसके बाद में अगर हम बात करें इतिहास की परिभाषाओं की, अगर हम बात करें दोस्तों इतिहास के डेफिनेशन की, किसकी? इतिहास की अगर बात करें हम डेफिनेशन की, अगर इतिहास की हम बात करें परिभाषाओं की, कि अलग अलग इतिहासकारों द्वारा डिफरेंट इतिहासकारों द्वारा इतिहास की परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। और परिभाषा नाम आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले जो कथन याद आता है वो है चार्ल्स फर्थ का। किसका है? चार्ल्स फर्थ। चार्ल्स फर्थ एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, और इस चार्ल्स फर्थ ने लिखा है, क्या लिखा है? कि इट इज हार्ड टू डिफाइन द हिस्ट्री। इट इज हार्ड टू डिफाइन द हिस्ट्री। इट इज हार्ड टू डिफाइन द हिस्ट्री। किसने लिखा है? चार्ल्स फर्थ ने। अर्थात इतिहास को परिभाषित करना, इतिहास को परिभाषित करना कठिन है। किसने लिखा है? इतिहासकार चार्ल्स फर्थ ने। इतिहासकार चार्ल्स फर्थ ने लिखा है कि इट इज हार्ड टू डिफाइन द हिस्ट्री। अर्थात इतिहास को परिभाषित करना क्या है? इतिहास को परिभाषित करना दोस्तों कठिन है। ये बात किसने लिखी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये बात लिखी है इतिहासकार चार्ल्स फर्थ ने। अगर हम बात करें अगले इतिहासकार की, तो दोस्तों अगला इतिहासकार है जिसका नाम है जी.एस. ट्रेवेलियन। जिसका नाम क्या है? जी.एस. ट्रेवेलियन। देखो, जी.एस. ट्रेवेलियन। जी.एस. ट्रेवेलियन इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखता है कि इतिहास, क्या चीज? इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक क्या है? कहानी है। इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में क्या है? एक कहानी है। इट मीन्स हिस्ट्री इज अ स्टोरी। हिस्ट्री इज अ स्टोरी फॉर्म ऑफ अनचेंजेबल पार्ट्स। अर्थात इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में क्या है? कहानी है। किसने लिखा है? जी.एस. ट्रेवेलियन ने। अगर अगली परिभाषा की बात करें तो दोस्तों एक अकादमी है जिसका नाम है फ्रेंच अकेडमी। क्या है? फ्रेंच अकेडमी, या इसको हम कहते हैं फ्रेंच अकादमी। इसको क्या कहते हैं? फ्रेंच अकादमी। अब देखो, फ्रेंच अकादमी ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि इतिहास, देखो इन्होंने क्या लिखा है? इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की कहानी है। इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की कहानी है। इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की कहानी है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी। हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ मेमोरेबल थिंग्स। अर्थात इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की क्या है? कहानी है। इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की कहानी है। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है फ्रेंच अकादमी ने। अगर अगली परिभाषा की हम बात करें तो अगले इतिहासकार का नाम है, जिसका नाम है दोस्तों हेनरी प्रे। तो देखो, ये तीन परिभाषा मैंने लिखी हैं, इनको आप कॉपी पेन लेकर के साथ साथ में नोट करते चलें।
पहली परिभाषा लिखी है चार्ल्स वर्थ के अनुसार, इन्होंने लिखा है इट इज हार्ड टू डिफाइन द हिस्ट्री। इतिहास को परिभाषित करना क्या है, कठिन। दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो दूसरी परिभाषा लिखी है जीएस ट्रेवेलियन ने, और जीएस ट्रेवेलियन ने लिखा है कि इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक क्या है, कहानी है, एक स्टोरी है। अगली परिभाषा जो लिखी है वो फ्रेंच अकादमी ने लिखी है, और फ्रेंच अकादमी ने लिखा है कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ मेमोरेबल थिंग्स, अर्थात इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की क्या है, कहानी है। इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की क्या है, कहानी है। और अगली परिभाषा की बात करें तो अगली परिभाषा जिस इतिहासकार ने लिखी है वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए जिसका नाम है हेनरी प्रेन। क्या नाम है, हेनरी प्रेन। देखो इस इतिहासकार का नाम क्या है, हेनरी प्रेन। हेनरी प्रेन ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि इतिहास समाज में रहने वाले, इतिहास समाज में रहने वाले, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की, कार्यों व उपलब्धियों की एक कहानी है। एक क्या है, कहानी है। इट मीन्स हिस्ट्री इज अ स्टोरी। देखो इट मीन्स अपन इसको कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज अ स्टोरी, हिस्ट्री इज अ स्टोरी, हिस्ट्री इज अ स्टोरी वर्क्स एंड अचीवमेंट्स, वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी। अर्थात इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की क्या है, कहानी। हिस्ट्री इज अ स्टोरी वर्क एंड अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी। ये परिभाषा किसने लिखी है, हेनरी प्रेन ने लिखी है। अगले इतिहासकार की बात करें तो अगला इतिहासकार है जिसका नाम है दोस्तों G.R. एल्टन, जिसका नाम है G.R. एल्टन। उस इतिहासकार का नाम है G.R. एल्टन, और इस G.R. एल्टन ने इतिहास की परिभाषा देते हुए बड़े सिंपल शब्दों में लिखा है कि हिस्टोरियन हु राइट्स इज हिस्ट्री। देखो कितना सिंपल इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है कि इतिहासकार, इन्होंने लिखा है कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, वही क्या है, इतिहास है। दोस्तों एक बार पुनः देखो, इतिहासकार G. एल्टन लिखता है, इतिहासकार G. एल्टन इतिहास की परिभाषा देते हुए बड़े सिंपल शब्दों में लिखता है कि हिस्टोरियन हु राइट्स इज हिस्ट्री, अर्थात इतिहासकार जिसे लिखता है वह क्या है, इतिहास है। और अगली परिभाषा की अगर बात करें, अगर अगली परिभाषा की बात करें तो अगली परिभाषा इतिहास की देते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं। कौन लिखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन। देखो अगली परिभाषा की बात करें तो डॉक्टर डॉक्टर राधाकृष्णन इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग प्रोसेस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। देखो डॉक्टर राधाकृष्णन ने इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग प्रोसेस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इट मीन्स इतिहास। देखो हिस्ट्री इज अ डायलॉग प्रोसेस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, अर्थात इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच, इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच चलने वाला एक संवाद है।
इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच चलने वाला एक क्या है, संवाद है। ये डेफिनेशन किसने लिखी है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। दोस्तों मैंने 6 अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार आपको इतिहास की अलग अलग डेफिनेशंस लिखाई हैं। तो निश्चित रूप से आजकल एग्जामों में क्वेश्चंस की फॉर्म चेंज हो गई हैं। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, परिभाषाएं पूछी जा रही हैं, इतिहासकार का नाम पूछा जा रहा है, परिभाषा देकर के इतिहासकार का नाम पूछा जा रहा है, इतिहासकार देकर के परिभाषाएं पूछी जा रही हैं। दोस्तों वर्तमान में एग्जाम जो पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस की जो फॉर्म है वो डेफिनेटली चेंज हो गई है। इसलिए इन सारी की सारी बातों को आप अपनी कॉफ़ी पेन लेकर के नोट कर लें। और इन इतिहासकारों में 6 इतिहासकारों में मैंने चार्ल्स फर्थ लिखा है, जी.एस. ट्रेवेलियन लिखा है, और डॉक्टर राधाकृष्णन लिखा है, जी.आर. एल्टन लिखा है, फ्रेंच अकादमी लिखा है। इन सारे के सारे इतिहासकारों के अनुसार आप अलग अलग इनकी परिभाषाएं लिख लें। और दोस्तों कॉन्क्लूजन रूप में मैं इतिहास की परिभाषा के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, इतिहास एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमें अतीत में हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर हुई है। अर्थात इतिहास में उन्हीं घटनाओं को सम्मिलित किया गया है जिनके हमारे पास में सोर्सेज हैं, जिनके हमारे पास में क्या हैं, सोर्सेज हैं, या जिनके हमारे पास में क्या है, साक्ष्य हैं, या जिनके हमारे पास में एविडेंस है। अर्थात इतिहास में उन्हीं घटनाओं को सम्मिलित किया गया जिनके हमारे पास में क्या है, होने के साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं। वे घटनाएं जिनके हमारे पास में सोर्सेज नहीं है, जिनके हमारे पास में साक्ष्य नहीं है, वह केवल अतीत है, इतिहास नहीं है। अर्थात इतिहास उसको कहते हैं जिसके होने के हमारे पास में क्या है, सोर्सेज हैं। तो दोस्तों डिफरेंट हिस्टोरियंस के अनुसार मैंने डिफरेंट डेफिनेशन से आपको अवगत करवाया है। और दोस्तों इतिहास के महत्व की अगर बात करें, तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि मौर्य वंश के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलती है वो मिलती है, एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्र। और हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं जिनका पहला नाम है चाणक्य, जिनका दूसरा नाम है कौटिल्य। क्या नाम है, कौटिल्य। इन्हीं को कहा जाता है विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त। व्यक्ति एक है, नाम कितने हैं, 3। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, इनका दूसरा नाम है कौटिल्य और तीसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त। दोस्तों मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी और प्रामाणिक जानकारी देने वाली पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और इसी अर्थशास्त्र में चाणक्य ने इतिहास के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है कि एक अच्छा रूलर या एक अच्छे शासक को एक अच्छे रूलर को दिन में कुछ समय इतिहास का अध्ययन करने के लिए देना चाहिए। किसने लिखा है, चाणक्य ने। पुनः सुनो, चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक अच्छे शासक को, एक अच्छे रूलर को दिन में कुछ समय इतिहास का अध्ययन करने के लिए देना चाहिए। क्योंकि अगर वह इतिहास का अध्ययन करेगा, अगर वह पास्ट का अध्ययन करेगा, तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में जो पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उनके कारण क्या थे, निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को वो चिंतन करेगा। और ऐसी घटनाओं का अगर वो चिंतन करेगा तो चाणक्य लिखता है कि ऐसा रूलर हमेशा प्रजा हित ही होता है। कैसा होता है, हमेशा प्रजा के हित में ही डिसीजन लेगा। ऐसा कौन लिखता है, चाणक्य। तो दोस्तों मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास विषय का बहुत बड़ा महत्व है और प्रश्न बिल्कुल सिंपल आते हैं, बशर्ते आप इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहें। और डेफिनेटली दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इतिहास विषय की जितनी भी प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उन सारी की सारी पुस्तकों की संग्रहित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, रीट, पटवार, पुलिस, राजस्थान हाईकोर्ट क्लर्क, इवन आरएस की कक्षाएं भी आपको हम निःशुल्क उपलब्ध करवाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियोस तक पहुंच गए तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या किस प्रकार के टॉपिक्स पर आपको वीडियोस की डिमांड है। डेफिनेटली हम आपको जिस प्रकार के टॉपिक्स चाहिए उनको बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। मैं और मेरी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम YouTube के माध्यम से डेफिनेटली आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे
और अच्छा पढ़ाएंगे। मैं कहता हूं कि ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा मैटर, ऑफलाइन क्लासेस से अच्छा मैटर दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथ।